हेलो एवरीवन, दिस इज सचिन आना हियर। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं रिमन टिमन रिएक्शन एंड एडिशन ऑन कार्बोनाइल्स। एडिशन ऑन कार्बोनाइल्स हम बहुत सारे पार्ट्स ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन उनको ऑफिशियली हम हेडिंग डाल के इस वीडियो में कवर करेंगे। जब हम आपको ऑफिशियली बताएंगे तो आप बोलेंगे तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिमन टिमन रिएक्शन के बारे में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नेम्ड रिएक्शन है, आपको पता ही है, सिंपल है, लेकिन इसमें कुछ अच्छी चीजें हैं जिससे मैकेनिज्म में आपको पता चलेगा जब हम डिटेल में जाएंगे कि कैसे आपको अच्छे क्वेश्चन में फंसाया जा सकता है। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए सबसे पहले, रिमर टिमन रिएक्शन। रिमर टिमन रिएक्शन वंस अगेन कार्बोनाइल्स ऑफिशियली कंप्लीट होने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली ये सेकंड लास्ट वर्स टू वर्स थर्ड लास्ट लेसन होगा। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए रिमर टिमन रिएक्शन। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। लिखो मत, एक बार देखो। अगर मैं आपको क्वेश्चन बताऊं कि कैसा दिखेगा, अगर मैं बेसिक लेवल की बात करूं, तो क्वेश्चन में आपके पास इनसे फिनॉल चैप्टर के अंदर ऑफिशियली आता है, लेकिन मैं इसको फिनॉल में नहीं पढ़ाता हूं। उसके पीछे का रीजन भी आपको आज पता चलेगा जब हम बताएंगे। तो फिनॉल में, फिनॉल के साथ हम लोग लेते हैं CHCl3 एंड साथ में NaOH। तो फिर हमारे पास कुछ मैकेनिज्म होता है जिससे कुछ प्रोडक्ट्स बन के आते हैं। लेकिन अगर आप फील समझो तो आपको याद आएगा कि ये वाला रिएजेंट तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ये वाला रिएजेंट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। फिर मैं आपसे पूछूंगा कहाँ पे देखा है, फिर आप मुझे याद दिलाओगे कि CAT, कार्बाइल अमीन टेस्ट, अमीन्स चैप्टर के अंदर ये रिएजेंट हमने देखा है। ठीक है, तो स्टार्ट करें फिर, आ गया फील। ठीक है, वही चीज यहाँ पे होने वाली है, लेकिन मैकेनिज्म में कुछ बारीक बारीक चीजें जो आपको ढंग से समझनी है। जब मैं बताऊंगा तो आपको समझ आएगा, अरे भाई ये हमसे तो पहले मिस हो गया था, ये हमें बताया नहीं था। ओके, स्टार्ट करते हैं। वंस अगेन हमारे पास दिया गया है CHCl3 प्लस NaOH। तो CHCl3 के साथ क्या काम होना चाहिए? इसके पास एक एसिडिक हाइड्रोजन है, साथ में हमारे पास बेसिक मीडियम प्रेजेंट है, तो नॉर्मल सा एक एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। और जैसे ही एसिड बेस रिएक्शन हुआ, हमारे पास बन जाएगा C माइनस Na+, साथ में Cl Cl Cl। ये हम सबको समझ आ रहा है। साथ में वाटर वाटर बन रहा है, उस सब से हमें मतलब नहीं है, लेकिन आपको पता रहना चाहिए। वंस अगेन हम घूम फिर के उसी बात पे आगे, जहां पे आपके पास एक लीविंग ग्रुप है, लीविंग ग्रुप है एंड साथ में माइनस चार्ज है। जब भी ऐसी सिचुएशन हो, लीविंग ग्रुप क्या करना चाहेगा? लीविंग ग्रुप लीव करना चाहेगा। तो बस लीविंग ग्रुप को हमने लीव करवा दिया, और जैसे लीविंग ग्रुप ने यहां से लीव किया, क्या बन रहा है ध्यान से देखिए, CCl2। बल्कि ये स्टेप तो आपको मुझे बताना भी नहीं चाहिए, बिकॉज ये सेम चीज आपने कहाँ पढ़ के रखी है, सेम चीज आपने पढ़ के रखी है कार्बाइल अमीन टेस्ट के टाइम पे, जहां पे यही स्टेप हो रहा था। तो क्या इंटरमीडिएट हमारे पास बन रहा है? जो हमारे पास बन रहा है उसका नाम है डाइक्लोरोकार्बीन। डाइक्लोरोकार्बीन। अब मैंने उस टाइम भी आपको बताया था, आप देख सकते हो 2 4 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज प्रेजेंट हो रही है। और जैसे कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज बनेगी, वो एक इलेक्ट्रॉन रिच के साथ इंटरैक्ट करना चाहेगी। तो यहाँ पे भी सेम होगा। बेसिक मीडियम है, तो बेस का काम क्या है? एसिड के साथ रिएक्ट करना। ये क्या है? फिनॉल। फिनॉल को हम लोग, जैसे कि आपको पता होगा, कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, नाम वाम से फर्क नहीं पड़ता, पता होना चाहिए। नहीं भी पता है तो आपको दिख रहा है कि एसिडिक हाइड्रोजन तो है ही। तो जैसे हम लोग फिनॉल लेंगे, भाई मैकेनिज्म ध्यान से समझना। आपको लगता है कि आसान है, लेकिन जब हम स्टेप्स दिखाएंगे अभी तो आपको पता चलेगा, अरे भाई ये चीज तो हमसे स्किप हो गई थी। तो अगर हम इसको रिएक्ट करवाते हैं NaOH के साथ, तो एक नॉर्मल सा एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, जिसके द्वारा हमारे पास बन जाएगा O माइनस Na+। क्लियर है या नहीं है सभी को? अब ये है रिच। अब एक चीज समझनी पड़ेगी, अगर हम बात करते हैं O माइनस एंड C माइनस के बारे में, तो दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है? O माइनस इज मोर स्टेबल देन C माइनस। इसका मतलब ज्यादा रिएक्टिव कौन है? C माइनस इज मोर रिएक्टिव, मतलब ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब ही होता है स्पीड, काइनेटिक्स, काइनेटिकली कंट्रोल्ड। तो जो चीज ज्यादा रिएक्टिव होगी वो है C माइनस। O माइनस इज लेस रिएक्टिव इन नेचर। तो यहां पे क्या होगा? ये हमारे पास रेजोनेंस करेगा। रेजोनेंस करने से क्या होगा? ये O माइनस से कन्वर्ट हो जाएगा C माइनस के अंदर।
समझ आ गया? अब बोलेगे पैरा पे क्यों नहीं गया? पैरा पे भी जा सकता है, बात वही है, वो हम प्रोडक्ट के टाइम पे बना लेंगे। एक बार ऑर्थो को तो समझ लेते हैं। तो फिर हमारे पास CCl2 आया, सिंस वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो बस माइनस ने इसके ऊपर हमला कर दिया। और जैसे माइनस ने इसके ऊपर हमला किया, क्या बन रहा है? लिखना मत भाई, लिखना मत प्लीज, समझ लेना इसको ढंग से। तो CCl, सॉरी, CCl। अब सिंस माइनस ने इसके ऊपर हमला किया, इसका मतलब ये चीज अब इलेक्ट्रॉन रिच हो रही होगी, बिकॉज माइनस ने हमला किया। वैसे भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के द्वारा इनिशियल चार्ज एंड फाइनल चार्ज सेम रहना चाहिए, ये हो जाएगा। अब आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन है, भयंकर एसिडिक हाइड्रोजन है, और बेस क्या है? हमारे पास C-B प्रेजेंट है इसी सॉल्यूशन के अंदर। तो यहाँ पे एक नॉर्मल सा इंट्रामोलिक्यूलर एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वो आपको दिख ही रहा है, बिकॉज जो चीज बनेगी वो भयंकर स्टेबल है, जो बाद में जाके एरोमेटिसिटी को लीड करने वाली है। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा रेजोनेंस, रेजोनेंस। तो हमारे पास बन के आ जाएगा O-। तो आप बोलेंगे भाई ये चीज तो हमें बताई गई है नॉर्मल जहां पे हम पढ़ते हैं वहां तक, वहां पे भी बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो खेल है वो अब चालू होता है। ठीक है, ध्यान से समझना, जो खेल है वो अब चालू होता है। अब आगे कैसे बताया जाता है कि एक OH- आया, क्लोरीन हटाया, सेम चीज दूसरी OH- आई, हमला किया, तो एक कार्बन के ऊपर 2 OH, हेंस एंड में हमें पानी निकालना पड़ेगा सिस्टम से। तो फिर हम लोग बना देंगे आफ्टर, चलो बिफोर हाइड्रोलिसिस वाला ही बना देता हूं, O- एंड एल्डिहाइड। लेकिन ये जो स्टेप है वो गलत होता है, प्लीज अंडरस्टैंड। प्रोडक्ट जरूर मैच कर जाएगा आपका, लेकिन जो स्टेप ऑफिशियली ये मैंने किया है वो हमारे पास गलत है। आप बोलोगे गलत क्यों है, वो समझाइए, वो मैं समझाता हूं। पहले ये लिख लीजिए एक बार, यहां तक लिख लीजिए, एंड ऐसे कांटा मारिए, बिकॉज एडवांस तैयार बैठा है अच्छा क्वेश्चन देने के लिए यहां से, एडवांस तैयार बैठा है अच्छा क्वेश्चन देने के लिए यहां से। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। अब हम एक्चुअल में समझते हैं, अब हम एक्चुअल में समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हम कभी भी एक कार्बन के ऊपर 2 OH बनाना ही नहीं चाहते हैं। उसके पीछे का रीजन आपको पता है, बिकॉज 2p2p लोन पे रिपल्शन, एक कार्बन पे 2 OH, एक कार्बन पे 2 NH2, एक कार्बन पे 1 OH, 1 NH2 अनस्टेबल होता है 2p2p लोन पे रिपल्शन के द्वारा। तो हम बनाना ही नहीं चाहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है अगर आप वो बना रहे हो तो वो जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाना चाहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहां तक बना लेता हूं जो हमने पिछले पेज पे बनाया, यहां तक। ठीक है, देख सकते हैं ना आप लोग, ये वाला, ये वाला या ये वाला, इधर से स्टार्ट करते हैं, इधर तक हमने बना लिया। अब क्या होगा ध्यान से समझना, हमारे पास वही सेम घिसी पीटी कहानी, क्या माइनस भी है लीविंग ग्रुप भी है, माइनस भी है लीविंग ग्रुप भी है। तो क्या होना चाहिए, हमारे पास जो लीविंग ग्रुप है वो लीव करना चाहिए, बिकॉज देखो सिस्टम से जब भी लीविंग ग्रुप लीव करता है वो रिएक्शन हमेशा ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है। याद है ना ली चार्टिलियर प्रिंसिपल, ली चार्टिलियर प्रिंसिपल। जब सिस्टम से लीविंग ग्रुप हट गया लिटरली हट गया, तो किसका प्रॉफिट है? इरिवर्सिबिलिटी का। ठीक है, बिकॉज वो सिस्टम से हट गया, जैसे नाइट्रोजन गैस हट रही है, उन सब की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास बन के आ रहा है, लेकिन इस चक्कर में जो अभी हमने किया वहां पे एक चीज गलत हो गई। वो क्या है? सिस्टम की एरोमेटिसिटी खत्म हो गई। एंड मैंने क्या बोला है, हम बेंजीन की एरोमेटिसिटी के साथ तब तक खेल सकते हैं जब तक हम उसको वापस ला सकते हैं। तो फिर OH- आया, हमला किया, दिखा या नहीं दिखा, दिखा या नहीं दिखा मेरे भाई, ध्यान से देखिए। ठीक है, लिखना मत प्लीज, समझ लो इसको, समझ लो, हर जगह गलत पढ़ाया जाता है इसको, एंड फिर आप अच्छे एग्जामिनेशंस में फंस जाओगे। ठीक है, बिकॉज कंसेप्ट आसान है। ठीक है, क्वेश्चंस भी अभी तक आसान आए हैं इसके ऊपर, वही है जहां से क्वेश्चंस अभी तक नहीं आते हैं वहीं पे एडवांस तैयार बैठा रहता है कि कब मैं वहां पे झपट्टा मारूं। ठीक है, ये हो जाएगा वापस सेम कहानी जो हमने यहाँ पे की, लिविंग ग्रुप है, माइनस है, वही ऑर्गेनिक की कहानी। तो यहाँ पे बन के आ जाएगा CH एंड OH।
अब देखो, आप बोलोगे मैं यहीं पे टॉटोमराइज कर दूं, कर सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। कर दें क्या? चलो कर देते हैं यहीं पे टॉटोमराइज। तो क्या हो जाएगा, यहां पे हमें दिखाई दे रहा है कि एसिडिक हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन। तो बेसिकली स्पेस टॉटोमरिज्म करवाने का मैं सोच रहा हूं। तो वंस अगेन बेस आया, एसिड बेस रिएक्शन प्रेफर होगा इंस्टेड ऑफ एडिशन। वंस अगेन क्विक रिवीजन, याद है ना, एसिड बेस रिएक्शंस आर द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट रिएक्शंस। तो मेरे भाई यहां पे आपके पास एक एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा जिसके द्वारा हमारे पास O माइनस बनेगा। अब क्या होगा, स्पेस टॉटोमरिज्म होगा या नहीं होगा? ठीक है, तो ये एक्चुअल मैकेनिज्म है। बस इधर गया, तो यहाँ पे हमने टॉटोमराइज करवाया। स्पेस टॉटोमरिज्म आपको मैंने पढ़ाया है, जीओसी का लास्ट लेक्चर जो टॉटोमरिज्म नाम से मिलेगा आपको। तो ये बन के आ जाएगा, ये बन के आ जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है? कि आपको ये भी समझ आ रहा है कि आप सेम चीजें फॉलो कर करके साथ में पैरा वाला भी बना सकते हो। मैं उसको ऐसे बना रहा हूं। तो बेसिकली आपको क्या समझ आ रहा है, अगर हम रीमन टेमन की बात करें, ठीक है, पहले तो लिख लो, पहले तो लिख लो, फिर बात करते हैं ढंग से। ठीक है, तो अगर हम रीमन टेमन की बात करें तो आपको एक चीज दिखाई दे रही है कि इट इज नथिंग बट फॉर्माइलेशन ऑफ फिनॉल। बिकॉज हम फॉर्माइल ग्रुप इंसर्ट कर रहे हैं, याद है गॉटरमैन कोच, गॉटरमैन एल्डिहाइड, उन सब में तो हम ये कर रहे थे। तो इट इज नथिंग बट द फॉर्माइलेशन ऑफ फिनॉल, बट द फॉर्माइलेशन ऑफ फिनॉल, नथिंग एल्स। ठीक है, तो ये चीज हमें समझ आ रही है। तो प्लीज अंडरस्टैंड, ये एक्चुअल मैकेनिज्म होता है, थोड़ा ढंग से देखना, इसमें गलती मत करना, इसमें आपको फंसाया जा सकता है। अच्छा, अब आप ऑब्वियसली मेरे से पूछने वाले हो कि भाई O माइनस पे क्यों छोड़ रहे हैं, OH क्यों नहीं बना रहे? अरे भाई OH बना सकते हैं, देखो पानी निकल रहा है ना सिस्टम से यार, बल्कि बार बार पानी निकल रहा है। ठीक है, जैसे एक बार यहाँ पे, जहां पे भी एसिड बेस हुआ, जैसे यहाँ पे एसिड बेस हुआ तो पानी निकल रहा है, तो यहाँ पे आप लोग OH इसको बना सकते हो। तो बस नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोलिसिस करके दोनों को OH एवं OH बना लेना, OH एंड OH बना लेना। बट उससे जो हॉट बर्निंग टॉपिक है वो क्या है कि कितने NaOH यूज हो रहे हैं, क्या हम वो देख सकते हैं मैकेनिज्म से? बिल्कुल देख सकते हैं। देखिए, नंबर 1 यहाँ पे यूज हो रहा है NaOH, हमारे पास कहीं पे भी नहीं हुआ। नंबर 2 यहाँ पे हो रहा है सेकेंड मोल NaOH। नंबर 3 थर्ड मोल NaOH। तो बेसिकली एक बार रीमन टीमन करवाने के लिए हमारे पास एक मोल ऑफ क्या है ये, क्या है ये, क्लोरोफॉर्म। याद होगा आपको क्लोरोफॉर्म, बचपन की याद है किडनैप होने की। तो क्लोरोफॉर्म आपको याद होगा, एंड साथ में आपके पास एक बेस है। बेस के कितने मोल है? 3 मोल है, 3 मोल है। तो सबसे पहले लिख लीजिए इसको, जल्दी से लिख लीजिए मेरे भाई, जल्दी से। फिर इसकी अब हम समरी लिख लेते हैं। ठीक है, समरी एंड थ्योरी। अगर मैं इस मैकेनिज्म की समरी की बात करूं, जिसका नाम है, नेम्ड रिएक्शन है, रिमर टीमन रिएक्शन नेम्ड है। तो आपके पास एक फिनॉल दिया है, बेसिक लेवल की अगर मैं बात करूं तो फिनॉल से ही दिया होता है, वैसे जरूरी नहीं सिर्फ फिनॉल हो। साथ में हमारे पास दिया होता है क्लोरोफॉर्म, हैंडकर चीफ के ऊपर भी दिया हो सकता है, तो ढंग से देख लेना क्वेश्चन। प्लस 3 मोल NaOH। तो जो प्रोडक्ट हमारे पास ऑब्जर्व किया जा रहा है वो क्या है, वो है, अब देखो यहाँ पे ऑर्थो भी बनाया जा सकता है, पैरा भी बनाया जा सकता है। तो मैं, चलो मैंने ऑर्थो वाला डिराइव किया तो मैं ऑर्थो वाला लिख देता हूं, साथ में पैरा ऐसे भी लिख देता हूं, ऐसा कुछ। एंड साथ में क्या क्या बन रहा है, साथ में NaCl, 3 बार एसिड बेस हो रहा है तो 3 मोल NaCl, एंड साथ में 3 मोल ऑफ वाटर। ठीक है, लिख लीजिए भाई, लिख लीजिए। मोल ऑफ वाटर सही है क्या? 2 मोल्स ऑफ वाटर है, 2 बार एसिड बेस हुआ ना, देखना ध्यान से। एक पहला एसिड बेस हुआ यहाँ तो तब पानी निकला, एंड दूसरा एसिड बेस हुआ यहाँ पे तब पानी निकला। लिख देता हूँ, तो 2 बार निकला ना पानी, तो यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, लो भाई, बैलेंसिंग भी प्रूव कर दिया आपके सामने। ठीक है, तो ये हमारे पास समरी ऑफ रिमर टीमन रिएक्शन है, समरी ऑफ रिमर टीमन रिएक्शन है। ठीक है, तो फिर थ्योरी इसके ऐड करिए हमारे साथ, थ्योरी ऐड करिए। नंबर 1 पॉइंट, रिमर टीमन रिएक्शन is used for
is used for the formylation of phenols. Rimmer-Tiemann reaction is used for the formylation of phenols. Formylation of phenols. ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिखिए। सेकेंड पॉइंट में आगे बढ़ने से पहले एक और चीज, ये जो मॉलिक्यूल है यही सेकेंड पॉइंट हमारा, बहुत ही पॉपुलर है, इसको हम सैलिसिल्डिहाइड बोलते हैं। सैलिसिल्डी, स्पेलिंग एक बार देख लेना, ठीक है। सैलिसिल्डिहाइड इसको बोला जाता है, ठीक है, सैलिसिल्डिहाइड इसको बोला जाता है। एंड अगर मैं इसको फर्दर ऑक्सीडाइज करवा दूं, मतलब एल्डिहाइड का अगर मैं एसिड बना दूं, तो फिर इसको हम सैलिसिलिक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैलिसिलिक एसिड भी बोलते हैं। ओके, सेकेंड पॉइंट लिखिए। सेकेंड पॉइंट, द अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल इज द अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल इज अ डाइक्लोरोकार्बीन। द अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल इज अ डाइक्लोरोकार्बीन, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखिए उसके बाद। थर्ड पॉइंट, अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर क्वेश्चन में हमारे पास कोई ऐसा डाटा मेंशन नहीं है, आपके हिसाब से क्या ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर होना चाहिए या पैरा प्रोडक्ट मेजर होना चाहिए? लगाइए दिमाग। ऑर्थो मेजर होगा ना, लिखिए इसके अंदर। रीजन क्या है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, चिलेशन जिसको हम बोल रहे थे। तो लिखिए ऑर्थो इज द मेजर प्रोडक्ट, ऑर्थो इज द मेजर प्रोडक्ट during the Rimmer-Tiemann reaction, during the Rimmer-Tiemann reaction due to chelation। चिलेशन याद है ना, मैंने आपको कोल्बे के टाइम पे बहुत डिटेल में बताया था, कोल्बे श्मिट के टाइम पे, वो भी फिनॉल का रिएक्शन था। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, मतलब रिंग फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, इसलिए वो हो रहा है। एंड सेकेंड पॉइंट, इसी में दूसरा रीजन क्या होता है जिसको हम बोल रहे थे, जो मैंने आपको बहुत टाइम से बोला है इनडायरेक्टली, दैट इज अटैकिंग प्रोबेबिलिटी। अटैकिंग प्रोबेबिलिटी। आप बोलोगे भाई अटैकिंग प्रोबेबिलिटी क्या होती है? अरे मेरे भाई, अगर ऑर्थो है, पैरा है, तो ऑर्थो में हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा है ना, 2/3 है लॉजिकली, बिकॉज 2 ऑर्थो 1 पैरा, 2/3। वेरास पैरा की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/3 है। बस उसी को हम मैथ्स में प्रोबेबिलिटी बोल रहे थे, यहाँ पे हम अटैकिंग प्रोबेबिलिटी बोल देते हैं। तो फिर ऑब्वियसली डाउट आना चाहिए यहाँ पे, जो मेरे से पहले भी पूछा गया बैचेस में, कि अगर हम लोग ऐसा क्वेश्चन ले ले तो, है ना मजेदार। अगर मेरे भाई, अगर हम ऑर्थो को ब्लॉक कर दें, ठीक है, तो फिर कौन सा मेजर होना चाहिए? तब फिर पैरा मेजर हो जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर हम आएंगे, ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो रीजन आपको थोड़ा बहुत अभी समझ आ रहा है कि ऐसा क्यों होने वाला है, जब हम फ्यूचर में इसको, फ्यूचर मतलब आज ही इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट लिखिए। फोर्थ पॉइंट, क्या सिर्फ हम NaOH ही एज अ बेस यूज करेंगे? नहीं, KOH, LiOH हर कोई यूज हो सकता है। क्या बेस यूज करने से फर्क पड़ता है? क्या आपको कोल्बे श्मिट याद है? यस, पड़ता है, लेकिन यहां पे इतना नहीं पड़ता है। अगर हम मेजर की बात करें, मतलब ध्यान से समझना, इतना तो हमें समझ आ रहा है कि ऑर्थो बाय पैरा मेजर होना चाहिए, ठीक है, मतलब ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, मतलब ऑर्थो मेजर है पैरा से, मैथमेटिकली वही बोलना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। खेल कहां पे होगा? अगर मैं बेस चेंज कर दूं, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने NaOH लिया एंड मैंने KOH लिया, तो क्या हमें यह समझ आ रहा है कि दोनों की कॉमा लगा देता हूं, दोनों की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब ऑर्थो ही मेजर होना चाहिए। रीजंस आपके सामने ऊपर है। लेकिन खेल कहाँ स्टार्ट होगा कि इन दोनों में से कौन सा मेजर होना चाहिए, मतलब किस में ऑर्थो ज्यादा होना चाहिए। तो क्या आपको ये समझ आ रहा है कि ये होगा? इसके पीछे का रीजन मैंने आपको बताया भी था कोल्बे के टाइम पे, कि Na+ का साइज छोटा होता है, याद है या नहीं है? Na+ का साइज छोटा होता है, तो वो अच्छी तरीके से यहाँ पे बैठा रह सकता है चिलेशन करने के टाइम पे। जैसे अगर मैं यहाँ पे बनाऊं आपके लिए, तो हटाते हैं O-, ठीक है। जब हमारे पास O- है, रिलेशन कर रहे हैं ना, तो Na+ भी है साथ में, आराम से ऐसे बैठा रह सकता है, ऐसे चिल कर रहा है, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वांट टू चिल, चिलेशन, ठीक है, तो वो अच्छी तरह फिट हो सकता है, उसका साइज छोटा है। लेकिन पोटेशियम का साइज थोड़ा सा बड़ा है, उसको थोड़ा मुश्किल रहेगी यहाँ पे चिल करने के लिए।
तो बस वही फंडा था जो सेम हमने कोल्बे श्मिट के टाइम भी पढ़ा, ठीक है। तो वही होता है, ऑर्गेनिक में चीज़ें रिपीट होने लग पड़ती हैं, जैसे कि आपको पता है। फाइनली आपको समझ आ ही गया होगा कि ऑर्थो बाई पैरा NaOH का ज़्यादा होगा KOH के कंपैरिजन में। लिख लीजिए भाई, पॉज करके लिख लीजिए। नेक्स्ट 5th पॉइंट जो मैंने यहाँ पे ओरली बोला है उसी को बस मैं लिखवा रहा हूँ, ऐड करिए नोट्स के अंदर। 5th पॉइंट, द पैरा प्रोडक्ट dominates over the ortho product if one or both orthocytes are substituted. If one or both orthocytes are substituted, one or both orthocytes are substituted, ठीक है। लिख लीजिए प्लीज जल्दी से, लिख लीजिए प्लीज जल्दी से। चले फिर, चले आगे। ओ यस, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट तो बताना ही भूल गया, मजेदार पॉइंट है ये, लिखिए। वैसे मैंने आपसे पहले भी पूछ के रखा है किसी और क्वेश्चन में, लेकिन अब हम रीमन टिमन में ऑफिशियली पूछ रहे हैं कि अगर मैं इस रिएक्शन में, मतलब जो रीमन टिमन फॉर एग्जांपल लेट मी से, वो इस कंटेनर में हो रहा है, तो अगर इस कंटेनर में मैं नमक डालूं, कॉमन सॉल्ट मतलब NaCl डालूं, तो आपके हिसाब से थोड़ा सेकंड्स लेके सोचना है इसको, 10-20 सेकंड। NaCl डालने से इस कंटेनर का रिएक्शन का जो रेट है वो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या कोई फर्क नहीं पड़ेगा? सोचिए, अगर मैं इस कंटेनर में NaCl डालूं तो आपके हिसाब से रिएक्शन का जो रेट है वो इंक्रीज होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए, या कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए? सोचिए सोचिए, बताऊं फिर? देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। ये स्टेप हमारे पास RDS है, इंटरमीडिएट बन रहा है, स्लो स्टेप है। यहां पे आपको दिखाई दे रहा है कि NaCl प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? NaCl। इक्विलिब्रियम में NaCl राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट है। तो लॉजिकली समझो, अगर मैं NaCl डालूं तो क्या लगेगा? कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, कॉमन आयन इफेक्ट। तो यहां पे ये बढ़ेगा, तो अगर ये बढ़ा तो रिएक्शन कहाँ जाएगा? पीछे की तरफ जाएगा। मेरे हिसाब से मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आयनिक इक्विलिब्रियम में बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ऐड करिए लास्ट पॉइंट जो हमारे पास थ्योरेटिकल है, addition of NaCl decreases the rate of the reaction. Addition of NaCl decreases the rate of the reaction. Rate of the reaction. Reason क्या था? पिछले पेज पे आपको बताया, कॉमन आयन इफेक्ट ड्यू टू दी कॉमन आयन। है ना इंटरेस्टिंग, है ना सिंपल? क्वेश्चंस पे चलते हैं, पॉज करके लिख लीजिए, आइए ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 1 फॉर द डे। यहां पे आप देख सकते हो कि आपके पास दोनों ही पैरा पोजीशन, सॉरी ऑर्थो पोजीशंस ब्लॉक्ड है। तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? ऑब्वियस सी बात है, जो प्रोडक्ट बनेगा वो पैरा पे बनाना पड़ेगा, तो ये हमारे पास मेजर प्रोडक्ट बन के आ जाएगा। अगर मैं सेकंड वाले की बात करूं तो हमें समझ आ रहा है कि यहां पे आपके पास ऑर्थो ब्लॉक्ड है। इसका मैथमेटिकल मतलब क्या है? इसका मैथमेटिकल मतलब ये है कि ऑर्थो एवं पैरा, अब दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, 1/2। लेकिन क्या मैथमेटिकली ये सही है? नहीं। अगर मैं बात करूं तो जो मेजर बनेगा वो हमारे पास बनेगा पैरा। आप बोलोगे क्यों? मैं बोलूंगा EAS रिवाइज करिए। याद आ रहा है नहीं आ रहा है कि पैरा इज मोर इलेक्ट्रॉन रिच देन ऑर्थो? सिंपल लॉजिक है, OH लगाता है +m -i, ऑर्थो पे +m एंड पैरा पे +m सेम, लेकिन ऑर्थो पे -i ज्यादा है बिकॉज बगल में है, इसलिए पैरा ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, तो वो हमारे पास मेजर बन के आ जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ क्या फंडा है? नेक्स्ट वाले में देखते हैं। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि ऑर्थो भी ब्लॉक्ड है, पैरा भी ब्लॉक्ड है, तो क्या होना चाहिए? तो बस हमारे पास एक ऑर्थो खाली है, तो वहां पे जाके आपका एल्डिहाइड लग जाएगा वाया फॉलोइंग द सेम रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, आगे चलें, पॉज करके लिख लीजिए, पॉज करके लिख लीजिए, अभी खेल चल रहा है। नंबर डी एंड नंबर ई।
नंबर डी एंड नंबर ई। अगर मैं नंबर डी की बात करूं तो क्या आपको समझ आ रहा है, वहां पे जो इंटरमीडिएट बनेगा वो हमारे पास एक डाई ब्रोमो कार्बीन बन के आ जाएगा। इट इज नॉट अ डाई क्लोरोकार्बिन, इट इज अ डाई ब्रोमोकार्बिन, डाई ब्रोमोकार्बिन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहां पे हमारे पास जो दोनों OH हैं उसके रिस्पेक्ट में पहले कौन कौन सी पोजीशंस एक्टिवेटेड है वो समझते हैं। तो ऊपर वाला अगर OH में लूं तो ये एक्टिवेटेड है, ये एक्टिवेटेड है। राइट वाला OH में लूं तो ये एक्टिवेटेड है, ये एक्टिवेटेड है। लॉजिकली अगर आप देखो तो चारों ही पोजीशंस इक्वली एक्टिवेटेड हैं या इक्वली डीएक्टिवेटेड है। इस केस में इक्वली एक्टिवेटेड है मैथमेटिकली। लेकिन अगर आप समझो तो आपको दिखाई देगा कि इस केस में एक ये पोजीशन यूनिक है एंड ये पोजीशन भी यूनिक है। ठीक है, बाकी दोनों आइडेंटिकल है, समझ रहे ना, बाकी दोनों मैथमेटिकल आइडेंटिकल है। तो कौन सा मेजर होना चाहिए, चलो एक बार दोनों बना के देखते हैं। वैसे मेरे हिसाब से आपको समझ आएगा कि कौन सा होने वाला है। एक ये पॉसिबिलिटी है, दूसरी पॉसिबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स हमारे पास ये है। इधर भी बनाओ तो सेम ही है, आइडेंटिकल। अब इन दोनों में से मेजर कौन सा होना चाहिए, अभी 2 मिनट पहले आपको बताया कि दोनों की इक्वल प्रोबेबिलिटी है एंड ऑर्थो पे क्राउडिंग भी ज्यादा है। ऊपर से आपको पता ही है कि पैरा पे कम होता है -i, इसलिए मेजर ये वाला बन के आ जाएगा एंड हेंस ये वाला माइनर बन जाएगा। क्लियर है ना मेरे भाई? आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ट्राई करिए, नेक्स्ट वाला ट्राई करिए। ओके, डिस्कस करते हैं। एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH क्या करता है, E2 एलिमिनेशन रिएक्शन मैकेनिज्म, साथ में हीट भी होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने O- बनाने का सोचा, बना भी लिया, ठीक है, बना भी लिया, लेकिन फिर आगे रिएक्शन नहीं हो पाएगा। तो फिर हमने थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाया। बेस है, बेस का काम क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोजन निकालना, तो ये भी तो एसिडिक हाइड्रोजन है। बस इस प्रकार से उस माइनस ने रेजोनेंस किया एंड आयोडीन को लेके निकल गया। तो बेसिकली वही हो रहा है, डी हाइड्रो हेलोजनेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एवं हेलोजन, वेरी पॉपुलर E2 एलिमिनेशन रिएक्शन मैकेनिज्म, सेड्स एलिमिनेशन। लेकिन इस केस में सेड्स हॉफमैन का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब ये मत पूछना भाई क्लोरीन क्यों नहीं रिमूव हुआ, वो आपको दिख रहा है कि पार्शियल डबल बॉन्ड है, आयोडीन वाला पार्ट ही रिमूव होना चाहिए। ओके, तो हमारे पास कुछ ये बन जाएगा ऐसे, मिथाइल क्लोरीन OH NO2 NO2। क्लियर है ना मेरे भाई, यहाँ तक ये बन रहा है। उसके बाद CHCl3 NaOH क्या करेगा, ये वाली रिंग ज्यादा एक्टिवेटेड है, OH के बगल में एक ही जगह है, तो बस यहाँ पे हमारे पास एल्डिहाइड दे देगा। NH3 हीट 1 मोल, NH3 हीट 1 मोल है, 1 मोल। तो यहाँ पे हमारे पास 2 NO2 है एंड इस NO2 के रिस्पेक्ट में वो आपको दिखाई दे रहा है कि रिमूव हो जाएगा। कौन सा रिएक्शन है ये, SNAR, SNAR के द्वारा यहाँ पे NH2 बन के आ जाएगा। उसके बाद HNO2 0 to 5 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, तो मेरे भाई यहाँ पे आपके पास डाइएजोनियम सॉल्ट बन के आ जाएगा। फिर अल्फा नैप्थॉल दिया गया है, तो जब अल्फा नैप्थॉल हमें दिया गया है तो क्या हो जाएगा, देखो ये होना चाहिए अल्फा नैप्थॉल, अल्फा में बस ये फाइनल प्रोडक्ट बन के आ जाएगा। ये मिथाइल मिथाइल लगे हुए हैं, ठीक है, आगे ना समझ। तो एक नॉर्मल सा कपलिंग सा रिएक्शन है जहाँ पे आपके पास ये चीज हो रही है। लिख लीजिए प्लीज, लिख लीजिए प्लीज। आई होप सभी को समझ आ रहा हो क्या चल रहा है। वैसे तो सिंपल ही है, कोई भी हाई फाई चीज अभी तक नहीं हुई है। ठीक है, ये हमारे पास चलते हैं नेक्स्ट, नंबर E हो गया। अच्छा हाँ, एक मुझे क्वेश्चन करवाना था, जो F एंड G एंड H तो आपके पास होमवर्क है, इसका आंसर मैं टेलीग्राम ग्रुप पे भिजवा दूंगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, नॉर्मल सा पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट के ऊपर ही ये क्वेश्चन था। पिछले लेक्चर मैंने करवाया नहीं, इसलिए अभी होमवर्क दे रहा हूँ। ऊपर वाला मैं डिस्कस कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको समझ आ रहा है कि ये बन रहा है लिंकेज, लेकिन क्या ये स्टेबल होगा, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं होगा, बिकॉज एलिफैटिक है, रेजोनेंस नहीं है, तो इवन लोअर टेम्परेचर्स पे स्टेबल नहीं होता है। तो हमने नाइट्रोजन गैस को यहाँ से हटा दिया, तो फिर हमारे पास कार्बोकेटाइन बना। क्या यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन पॉसिबल है? यस, याद करिए कार्बोकेटाइन जब मैंने आपको पढ़ाया है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स में 6 to 7 जाना पॉसिबल हो जाता है।
जब हमारे पास OH या NH2 है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट आपके पास बन के आ जाएगा। लिख लीजिए भाई पॉज करके, ये दोनों एज अ होमवर्क ट्राई करना। टेलीग्राम पे भिजवा दूंगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ब्लू टिक भी मिल गया अब हमें उधर, ठीक है, वो भी आप वेरीफाई कर सकते हो कि हमारा ही है। ओके, अब चलते हैं, खेल स्टार्ट होता है। अभी तक जो भी हमने रिएक्शंस पढ़े उनको हम कैटेगराइज करते हैं नॉर्मल रिमर टीमन या सिर्फ रिमर टीमन रिएक्शन। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, कुछ ऐसे केसेस हैं, जैसे अभी हम आपको बताएंगे, वहां पे क्या होता है, एबनॉर्मल, अब आप हेडिंग डाल सकते हो, एबनॉर्मल रिमर टीमन रिएक्शन, एबनॉर्मल रिमर टीमन रिएक्शन। अब ये क्या है वो समझते हैं। जैसे पहला खेल यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, ध्यान से देखिए एक बार स्क्रीन के ऊपर। तो क्या समझ आ रहा है आपको, मतलब क्या दिखाई दे रहा है? मुझे ये दिखाई दे रहा है कि हमारे पास ऑर्थो एंड पैरा सभी ब्लॉक्ड है, ऑर्थो एंड पैरा सभी ब्लॉक्ड है। तो फिर अब हमें देखो, इसलिए बोलते हैं हमेशा मैकेनिज्म आना चाहिए। तो यहाँ पे अब हम ओरिजिनल मैकेनिज्म से जाएंगे। ओरिजिनल मैकेनिज्म में क्या होता है, CH Cl3 प्लस NaOH, एसिड बेस हुआ, C- बना, क्लोरीन हटा तो कार्बीन बना। तो यहां तक तो आप बना सकते हो। अब आगे चलते हैं, फिर उसके बाद यहां पे भी एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, और जब एसिड बेस हुआ तो फिर हम लोग पहुंचेंगे O- Na+, ये हमें समझ आ रहा है। अब उसके बाद हमने क्या देखा था मैकेनिज्म में कि सिंस C- इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन O-, इसलिए ये रेजोनेंस करता है, और जब ये रेजोनेंस करेगा तो ऑर्थो पे भी बना सकता है, सिमिलरली पैरा पे भी बना सकता है। इस केस में मैं पैरा वाला लेके चलना चाह रहा हूँ आगे, ऑर्थो में भी सेम चीज होगी। तो अगर मैं पैरा वाला ले लेता हूँ तो हम लोग यहां तक पहुंच जाएंगे। अब बोलोगे ठीक है समझ तो आ रहा है हमें, लेकिन होगा क्या? अरे भाई, पूरी ऑर्गेनिक की समरी ये नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन रिच एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को ढूंढता रहता है, वही तो है। तो बस यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन रिच ने इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पे हमला कर दिया, हमला कर दिया। ध्यान से लिखो मत, लिखो मत, लिखो मत, ये बन जाएगा। फिर हमने हाइड्रोलिसिस किया, ध्यान से देखना, इसलिए बोलता हूं मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इसलिए बोलता हूं मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना कितना पानी निकला। पहला एसिड बेस यहां हुआ, अभी हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल है, एंड वही एक वाटर मॉलिक्यूल में यहां पे यूज कर रहा हूं मेरे भाई। जो यहां बना यहां यूज हुआ, तो समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। तो मेरे भाई जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, इसका हाइड्रोलिसिस होके एल्डिहाइड नहीं बनेगा। देखो कितनी बारीक सी चीज, इसलिए बोलता हूँ मैकेनिज्म आना चाहिए, डिटेल में आना चाहिए, एडवांस कोई मजाक नहीं है, ठीक है। मैथमेटिकली समझो, 12 लाख या 14 लाख जितने भी हैं, चलो हम 12 लाख मान लेते हैं, 12 लाख लोग हैं, उसमें से जनरल की सीटें 5,000 कुछ कुछ हैं, अभी हम 6,000 मान लेते, चलो न्यू IITs वो सब बिकेंगे, इनटू 100% कितना हुआ, 3 यहां से गया, 2 यहां से गया, 1/2%। तो 100 में से आधा इंसान अंदर जा रहा है, सोचो, आधा इंसान, आधा लिटरली, पूरा भी नहीं, आधा इंसान, मतलब हर 200 में से एक बच्चा मैथमेटिकली। तो क्या आप अपनी कोचिंग में भी टॉप कर रहे हो क्या? देखो तो सही, आपको हलवा लग रहा है क्या? हलवा लगता है आपको IIT जाना, ठीक है। ओके, तो ये वाला हमारे पास मेजर प्रोडक्ट बन के आ जाएगा। फिर आप पूछोगे माइनर क्या बनेगा, तो मेरे भाई माइनर आपके पास ये बन जाएगा, है ना? सही है ना? हाँ सही है, सही है। अच्छा समझ आ रहा है मेजर माइनर कैसे डिसाइड हुआ? क्राउडिंग, नीचे क्राउडिंग कम है और क्या, ठीक है। तो लिख लीजिए प्लीज, लिख लीजिए। आई होप आपको डिटेल में समझ आ रहा हो कि एल्डिहाइड क्यों नहीं बना, बिकॉज पानी प्रेजेंट नहीं, इसलिए बोलता हूँ मैकेनिज्म आने चाहिए ढंग से। तुक्केबाज लोग नहीं पहुंचते IIT, ठीक है। अब गलती से वहां पहुंच भी गए, वहां पे तो और कंपटीशन है ना, लॉजिकली समझो, प्लेसमेंट्स लिए तो वहां पे और ज्यादा कंपटीशन है, बिकॉज पहले आप कंपेयर कर रहे थे घुसने के लिए, अब आप घुस चुके हो तो आप लिटरली क्रीम के साथ कर रहे हो, वो तो और डिफिकल्ट है। ओके लिख लीजिए भाई, आगे चलते हैं। नंबर J क्वेश्चन, नंबर
ये क्वेश्चन ट्राई करिए प्लीज, ट्राई करिए मेरे भाई इसको ध्यान से। ओके सॉल्व करूं। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो जो हमारे पास मेजर प्रोडक्ट बनना चाहिए अकॉर्डिंग टू जो हम पढ़ चुके हैं चीजें, वो हमारे पास बन के आना चाहिए ये, लेकिन ये नहीं बनता है, प्लीज अंडरस्टैंड। ये एक्चुअल में एक माइनर प्रोडक्ट बन के आता है। अच्छा ये पहले आपको याद है ना ये क्यों बन रहा है, अगर याद नहीं तो ईएस पढ़िए, ठीक है। ये वाला माइनर प्रोडक्ट बन के आता है। फिर आप बोलोगे माइनर क्यों है, उसके लिए आपको समझना पड़ेगा जो मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। तो पहले इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, CHCl3 प्लस NaOH CCl2 बन रहा है। ये क्या होता है, सिंगलेट कार्बिन, बिकॉज दोनों के दोनों सेम वेकेंट ऑर्बिटल में पड़े हैं ना इलेक्ट्रॉन्स, इसको हम बोलते हैं सिंगलेट कार्बिन, सिंगलेट। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि दोनों इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल में होना जरूरी थोड़ी है। जैसे ध्यान से देखना, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिया, अब मैंने दोनों को डिफरेंट में भेज दिया, कार्बिन ही है लेकिन डिफरेंट ऑर्बिटल में है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रिपलेट कार्बिन। लॉजिकली जनरली कौन सी कार्बिन ज्यादा स्टेबल होनी चाहिए, जनरली ट्रिपलेट ज्यादा स्टेबल होनी चाहिए, बिकॉज वहां पे कम रिपल्शन होगा, ठीक है, वहां पे कम रिपल्शन होगा। ओके तो ट्रिपलेट वाली ज्यादा स्टेबल होती है, हेंस लेस रिएक्टिव होती है। लेकिन जब हमारे पास प्लस एम पॉसिबल हो, जिसको कुछ लोग बैक बॉन्डिंग भी बोल देते हैं, बैक बॉन्डिंग के टाइम पे आपको समझ आ रहा होगा ये इसको डोनेट कर रहा है, ये इसको डोनेट कर रहा है, तो तब हमारे पास ट्रिपलेट वाला कम स्टेबल बन जाता है, सिंगलेट वाला ज्यादा स्टेबल बन के आ जाता है जब बैक बॉन्डिंग या मीजोमेरिक इफेक्ट लग रहा हो। क्यों, बिकॉज रेजोनेंस हो पाएगा ना, दो इलेक्ट्रॉन्स है तो रेजोनेंस हो पाएगा, वो जो क्लोरीन है वो बगल से प्लस एम दिखा पाएगा, तो तब हमारे पास ये वाला ज्यादा स्टेबल बन के आ जाएगा। अगर आपको ये कहानी नहीं भी समझ आई कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, बिकॉज कार्बिन्स का हमारे सिलेबस के अंदर ही नहीं है इतना इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। तो ध्यान से देंगे जो मैं अब बताऊंगा तो समझने की कोशिश करना। क्या आपको ये समझ आ रहा है कि कार्बीन हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, बिल्कुल वो तो डे 1 से ही समझ आ रहा है। और ये जो रिंग है वो इलेक्ट्रॉन रिच है, अभी तो ES हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन रिच दिख नहीं रहा, नाइट्रोजन की लोन पेयर है भाई। तो जब हम कार्बीन लेके आ रहे हैं, ध्यान से देखना, इसको लिखना मत, है सिंपल ही, दो इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं ट्रिपलेट लूंगा, ट्रिपलेट मतलब दोनों अलग अलग प्रेजेंट है, अलग अलग ऑर्बिटल में, एक ऊपर वाले में एक नीचे वाले में, तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे बिहेव करेंगे, रेडिकल की तरह बिहेव करेंगे या नहीं करेंगे, एक ऊपर एक नीचे, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन रेडिकल की तरह बिहेव करेगा। बस जैसे रेडिकल दिखा, यहां पे भी दो इलेक्ट्रॉन है, सिंगल सिंगल, तो क्या बनेगा देखना ध्यान से, अब आपको समझ आ जाएगा मैं क्या बोल रहा इतनी देर। देखो सिंगल सिंगल नया बॉन्ड, सिंगल सिंगल नया बॉन्ड, तो बन क्या रहा है, इसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है एडवांस के अंदर, ठीक है। तो यहां से हमारे पास बन रहा है, अगर आना होता तो 2013 के बाद अभी तक आ गया होता, जब से सिलेबस चेंज हुआ है। प्रोबेबिलिटी कम है बट वी कैन नॉट डिस्कार्ड इट बिकॉज इट कैन कम, बिकॉज ऑफिशियली रिमर टिमर तो सिलेबस में है। समझ आ रहा है मैंने किया क्या, बस रेडिकल की तरह इंटरैक्ट करवा के ऐड करवा दिया है और कुछ भी नहीं, रेडिकल की तरह इंटरैक्ट करवा के ऐड करवा दिया है और कुछ भी नहीं। लिख लीजिए इसको, एक तो ना बोलते, ओके थोड़ा आगे कंटिन्यू करते हैं। बोलोगे भाई नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, क्या होगा, दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है, एसिडिक हाइड्रोजन है, बेसिक मीडियम है, नॉर्मल सा एसिडिक हाइड्रोजन निकल जाएगा। एक तो भाई मैं रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आ जाएगा आपको टाइम, बस हमें ट्रैवलिंग करनी है कल, तो आज रात को रिकॉर्ड करके निकल जाऊंगा मैं। देखो 1:38 AM थर्सडे 18 जनवरी, ठीक है, ये हो रहा है हमारे पास टाइम। ओके आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा ये -CCl, उसके बाद क्या होगा, माइनस इधर गया। अच्छा अब देखो क्या हमें समझ आ रहा है, पहले इसको हटाता हूँ, कि 3 मेंबर्ड रिंग अनस्टेबल है, बिल्कुल सही बात है, 3 मेंबर्ड रिंग इज अनस्टेबल इन नेचर। तो यहाँ पे हम उसको तोड़ना चाहेंगे, देखो वही घिसी-पिटी कहानी, लीविंग ग्रुप है, माइनस है, लीविंग ग्रुप को लीव करवाना पड़ेगा, ऑर्गेनिक की कहानी ही वही है।
तो बस क्लोरीन को लेके हम निकल गए। तो आपको दिखाई दे रहा है कि हो क्या रहा है, देखिए 2 3 4 5, एक 6 मेंबर्ड पिरिडीन डेरिवेटिव बन के आ रहा है। 1 2 एंड 3 के बीच में डबल बॉन्ड, 4 एंड 5 के बीच में अभी नया डबल बॉन्ड बना, देखो 5 के ऊपर क्लोरीन है, 6 इधर है, एंड 6 एंड 5 1 के बीच में डबल बॉन्ड है। तो ये एक्चुअली एक मेजर प्रोडक्ट बन के, समझ आ रहा है क्यों? बिकॉज एरोमेटिसिटी भी है, नंबर 1। नंबर 2, बड़ी रिंग हमारे पास बन रही है, इसलिए ये ज्यादा फिजिबल हमारे पास होगा। बेसिकली इन शॉर्ट एक रिंग एक्सपेंशन काइंड ऑफ रिएक्शन हो रहा है ना, एंड रिंग एक्सपेंशन इज वेरी स्टेबल। आपको कार्बोकेटाइन के टाइम पे मैंने आपको बताया था, ठीक है, इसलिए एक्सपेंशन प्रेफर्ड हो जाएगा। लिख लीजिए भाई, लिख लीजिए भाई जल्दी से। आई होप आपको समझ आ रहा है, मजा आया ना? वैसे तो है सिंपल ही। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्या है ये? नंबर के क्वेश्चन। CHBr3 दिया गया है। जब CHBr3 प्लस KOH करूंगा मैं, तो क्या बनेगा? आफ्टर फ्यू स्टेप्स हमारे पास कार्बिन बनेगा जो है CBr2। CBr2 इस डबल बॉन्ड पे ऐड होगा, समझ आ रहा है ना क्यों? डबल बॉन्ड इज इलेक्ट्रॉन रिच, कार्बिन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। पूरी ऑर्गेनिक में यही होता है, एक इलेक्ट्रॉन रिच दूसरे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के साथ रिएक्ट करता है। तो रिएक्ट करवा दीजिए, रिएक्ट करवा दीजिए। क्या बनेगा यार? यार बस यहाँ पे माइनस है जो एसिड बेस के बाद आया, माइनस गया, लीविंग ग्रुप है, वही सेम कहानी रिपीट हो जाएगी, जो फाइनल प्रोडक्ट बन के आ जाएगा, बन के आ। आई होप समझ आ रहा है, प्लीज लिख लीजिए, लिख लीजिए इसको जल्दी से। आगे चलते हैं, पॉज करके लिख लीजिए। नंबर एल, इंटरेस्टिंग है। नंबर एल ध्यान से देखना, जल्दबाजी मत करना। मैंने लिया है CBr4 प्लस KOH। अगर मैं CBr4 प्लस KOH लेता हूं, तो क्या यहां पे एसिड बेस करवाना पॉसिबल है या नहीं? ये बताइए सोच के। नहीं है ना, एसिड बेस करवाना पॉसिबल ही नहीं है, एसिड ही नहीं है हमारे पास। तो जो KOH है दैट हैज टू एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। वही ये मैं शॉर्ट में दिखा रहा हूं, एक्चुअल में आपको पता है क्या होता है। शॉर्ट में ऐसा हो जाएगा, एक कार्बन पे 4 OH, आपको दिख ही रहा है, आया आया। तो क्या बन रहा है? CO2 बन रहा है, नहीं बन रहा है मेरे भाई? यहाँ पे आपके पास CO2 बन रहा है, CO2 बन रहा है। तो जब CO2 बना तो क्या होगा? कौन सा रिएक्शन याद आ रहा है? क्या आपको कोल्बे श्मिट याद आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो यहाँ पे एक्चुअली आपके पास कोल्बे श्मिट होगा। जबरदस्ती का हर जगह, जबरदस्ती का हर जगह मत करवाइए रिएक्शन जिसका नाम है, क्या नाम है? कार्बाइल अमीन, या क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, ओके, रिमाटिमन। कोल्बे श्मिट रिएक्शन हो जाएगा। कौन सी पोजीशन पे मेजर बनता है, ऑर्थो या पैरा पे? ऑर्थो पे बनेगा। ऑर्थो ब्लॉक्ड नहीं है, वो ड्यूटेरियम है, दैट इज ड्यूटेरियम, प्लीज अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड लग गया, फिनॉल, नाइट्रोजन, ये बनेगा नंबर ए। नंबर बी पे चलते हैं, CHCl3 प्लस KOH। अब देखो दो ऑप्शन है, या तो नॉर्मल रिमटिमन हो जाए लेफ्ट हैंड साइड, या तो राइट हैंड साइड एबनॉर्मल हो जाए। कौन सा प्रेफर्ड होगा? ऑब्वियस बात है नॉर्मल प्रेफर होगा ना, तभी तो उसका नाम नॉर्मल है, ठीक है। एबनॉर्मल कब होता है? जब कुछ अजीब सा हो रहा हो। तो ये हो जाएगा सेकंड स्टेप में। फिर थर्ड स्टेप के ऊपर आते हैं। थर्ड स्टेप में CHClBrI है, तो क्या बनेगा? वैसे मैंने आपको पहले भी बता के रखा था ये, ओके, ये हटेगा। तो यहाँ पे एक ब्रोमो क्लोरो कार्बीन बन के आ जाए। तो ब्रोमो क्लोरो कार्बीन आया, इंटरैक्ट किया, तो जो प्रोडक्ट बनेगा मेरे भाई, जो प्रोडक्ट बनेगा, क्या मैं डायरेक्टली बना दूं? लीविंग ग्रुप ब्रोमीन होगा तो क्लोरीन बचेगा, ये बनेगा, पर सी बोल देते हैं, है ना इंटरेस्टिंग? समझ आ रहा है सभी को? ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा हो। लिख लीजिए प्लीज, लिख लीजिए प्लीज। नेक्स्ट, नंबर M, आज का आखिरी क्वेश्चन।
नंबर m। इसको मैं और इंटरेस्टिंग बना सकता हूँ, बनाने की कोशिश करें। चलो पहले ए बना लेते हैं। ए एक्सेस वाला है, देखो पिरिडीन के ऊपर तो हो बैठा, कार्बाइलमी सॉरी क्या बोलते हैं ओके, ब्रेन फ्रीज हो गया। हाँ, रिमर्टिमन है ना, लेफ्ट एंड राइट हमारे पास रिमर्टिमन हो जाएगा। बना दो डायरेक्टली ना, ये बनेगा। अच्छा और इंटरेस्टिंग करें इस खेल को, ध्यान से देखना, ध्यान से, और मजा, अच्छा क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं। यहाँ पे NH2 भी, तो क्या होगा, तो मेरे भाई यहाँ पे हो जाएगा, जो आप मिस कर दोगे असली एग्जाम में, गलती से मत करना, कार्बाइल अमीन भी हो जाएगा, साथ में रिमर्टिमन भी हो जाएगा। प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली, डोंट मिस इट। कार्बाइल अमीन भी हो जाएगा, याद है ना 1 डिग्री के साथ होता है, तो बाकियों के साथ नहीं हो रहा है, जैसे आपको दिखाई भी दे रहा है। तो मेरे भाई यहाँ पे आपके पास कार्बाइल अमीन भी हो जाएगा, साथ में रिमर्टिमन भी हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आगे चले, रोबोट हो रही है भाई। उसके बाद ये है BF3 के साथ BF3, अरे भाई ये तो वो करवाना चाह रहे हैं आपसे, कार्बोकेटाइन बना के, याद है ना फ्रीडल क्राफ्ट के टाइम पढ़ा के रखा है, भूल के तो रिवाइज कर लेना। दो शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये कार्बोकेटाइन बनेगा। कौन सी रिंग पे अटैक होना चाहिए, देखो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच रिंग कौन सी है, ये है। इसमें से भी कौन सी पोजीशन ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है वो हमें सोचना पड़ेगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ अटैक करवाऊं, तो प्लस कहाँ बनेगा, इधर बनेगा, इधर बनेगा, फिर इधर बना, तो वो हमारे पास अनस्टेबल बन के आ जाएगा। समझ आ रहा है, तो यहाँ पे आपको एक्चुअल लॉजिक यूज करना पड़ेगा। इसका एक्चुअल, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक्चुअल लॉजिक ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन यूज करना पड़ेगा। अच्छा और सोचते हैं, तो नाइट्रोजन के बगल में गया ना यहाँ पे, तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जोड़ूं, सॉरी देखो दो ऑप्शंस अच्छे हैं, या तो ये या तो ये। अगर मैं यहाँ जोड़ता हूँ, प्लस यहाँ बनेगा, वैसे आपको याद होना चाहिए, वैसे मुझे ऐसे बताना भी नहीं चाहिए, आपको याद होगा ना, क्या याद है, इंटरेस्टिंग पॉइंट याद है, हैलोजेंस लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, या NO जो था ग्रुप, या बेंजीन, या एल्कीन, द ग्रुप्स विच कैन शो बोथ प्लस m एंड माइनस m आर डीएक्टिवेटिंग बट स्टिल ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ठीक है, इसको ऑर्थो एंड पैरा में सिर्फ ऑर्थो वाला ही एक्टिवेटेड है, उसमें से भी ये जीत जाएगा। आप बोलोगे कैसे, अरे मेरे भाई ऑर्थो पे जब बनाओगे तो जो प्लस बनेगा दैट इज लिटरली द फारदेस्ट फ्रॉम दैट नाइट्रोजन, इसलिए वो रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल बन के आ जाएगा। और आपको याद ही होगा कि अल्फा पोजीशन इज मोर एक्टिवेटेड, याद है या नहीं है, पिछले लेक्चर में भी बताया था आपको, एंड में अल्फा पोजीशन, बीटा पोजीशन। ठीक है, तो ये हमारे पास मेजर प्रोडक्ट बन के आ जाएगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस, यस, ये हमारे पास होमवर्क क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज ट्राई करना। इसका आंसर मैं आपको टेलीग्राम पे भिजवाऊंगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है। आगे चलते हैं, प्लीज इसको ट्राई करना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रिवाइज हो जाएंगी चीजें। लास्ट दो क्वेश्चन आज के लिए, कौन सा रहेगा ये रहेगा मेरे भाई आपका नंबर O। ट्राई करिए प्लीज, ट्राई करिए। JEE मेन 2019 का ये क्वेश्चन है, JEE मेन 2019 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले क्या बोला गया, CHCl3 एक्वस NaOH, तो वहां से हमारे पास बनना चाहिए, मिक्स लग रहा है तो सॉल्व करना पड़ेगा। क्या बनेगा, ये बनेगा नहीं बनेगा, देखो तो अभी तक एबनॉर्मल वाले क्वेश्चंस ही नहीं आए हैं, एक्सेप्ट थोड़ा सा, ठीक है, मैं एक्सपेंशन वालों की बात कर रहा हूँ, वो बिल्कुल नहीं आया है। ओके, तो ये बनेगा। फिर HCHO कंसंट्रेटेड NaOH, कौन सा रिएक्शन है, कैनिज़ेरो रिएक्शन है या नहीं है, तो साथ में HC डबल बॉन्ड, जब कैनिज़ेरो होगा तो OH माइनस किस पे हमला करेगा, इस पे करेगा, हाइड्राइड शिफ्ट इधर से होना चाहिए, तो फिर ये इस एल्डिहाइड के ऊपर हमला कर देगा। बेसिकली एल्डिहाइड वाले के ऊपर हाइड्राइड ने हमला किया, तो उसका रिडक्शन हो जाएगा हाइड्रोलिसिस के बाद, एंड इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो क्या बन रहा है देखते हैं, तो यहाँ पे एल्कोहल बन रहा है, ठीक है, हटाइए, हटाइए, एंड एसिड बन रहा है, तो हमारे पास बन के आ जाएगा ऑप्शन नंबर, लिख लीजिए भाई जल्दी से,
फॉर्मिक एसिड एंड द गिवन मॉलिक्यूल। ओके नेक्स्ट नंबर पी हमारे पास है आज का आखिरी क्वेश्चन, ये ट्राई करना ढंग से करना। जेई एडवांस 2013 का जब पहली बार आपके पास मेन कन्वर्ट हुआ था एडवांस के अंदर, तब का ये क्वेश्चन, ठीक है, सॉरी आईआईटीजी कन्वर्ट हुआ था एडवांस के अंदर। तो रात के 2 बज गए, ब्रेन फ्रीज हो रहा है। देखिए द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इज ऑब्लिक आर पूछा गया है, क्या क्या बन सकता है, ये तो हमने किया ना, तो हमने किया है। अगर मैं मेजर की बात करूं तो क्या पी मेजर होना चाहिए या एस मेजर होना चाहिए, लगाओ दिमाग। आपको समझ आ रहा है, एस मेजर होना चाहिए, बिकॉज रिंग जैसे ये लगा रिंग डीएक्टिवेटेड हो गई, और जैसे रिंग डीएक्टिवेटेड हो गई तो वहां पे क्या होगा, वहां पे आपके पास फर्दर अटैक पॉसिबल नहीं हो पाएगा, जो हम फिडलक्राफ्ट से पढ़ रहे हैं। एंड माइनर कौन सा बनना चाहिए, माइनर में हमारे पास बनेगा नंबर, ये भी मैंने आपको आज बताया है, ठीक है। तो एस इज मेजर, क्यू इज माइनर, पी एंड। तो अगर आपने ये सही किया है तो प्लीज बताना मुझे कमेंट सेक्शन में ये सही किया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं जो हमारे पास है एडिशन ऑन कार्बोनाइल्स। ओके तो जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑन कार्बोनाइल्स। इसको हम अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं, बिकॉज मुझे एटलीस्ट इसके लिए बहुत टाइम चाहिए, बिकॉज यहाँ पे मुझे विलियमसन एस्टेरिफिकेशन पे डिस्कस करना है। मटेरियल ऑल दो आप देख सकते हो पूरा तैयार है, इसके बाद स्लाइड जो हैं, लेकिन जो हमारे पास टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। पहले बता देता हूँ, कार्बोनाइल में सिर्फ हमारा एक ये पार्ट बच रहा है एंड एक चुन्नू मुन्नू सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स रिमेनिंग वाले बच रहे हैं। बहुत सारे ऑलरेडी कवर करवा दिए हैं, लेकिन कुछ कुछ रह रहे हैं। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 लेक्चर लगेंगे कार्बोनाइल के अंदर, उसके अंदर फिर हमारा ऑफिशियली पूरा का पूरा जो कोर्स है वो हो जाएगा। फिर अपन चुन्नू मुन्नू से जो डेजर्ट्स के अंदर आते हैं टॉपिक्स खाने के बाद, वो है बायोमोलिक्यूल्स, ये सब वो हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। प्लीज मेक श्योर वीडियो को लाइक कर देना। ऑल द बेस्ट एवरीवन, जय हिंद, बाय।